प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए हिंदी का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आ चुका हूं। और प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बेरोजगारी की समस्या पर निबंध लिखने का बेस्ट तरीका बताने वाला हूं, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यह भी बताऊँगा कि निबंध लिखते समय आप सभी को बोर्ड के पेपर में वो कौन सी गलतियां नहीं करना है जिससे आपका नंबर कट सकता है, ठीक ना। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यही बताऊंगा कि बेरोजगारी की समस्या पर निबंध लिखते समय आपको कौन सा आइडिया यूज करना है, कौन कौन सा टॉपिक लिखना है, ठीक ना, रूपरेखा क्या लिखना है, ठीक ना, कौन कौन से टॉपिक इसमें इंक्लूड करना है। और वीडियो के एंड में आप सभी को बताऊंगा कि उपसंहार वाले टॉपिक में कौन कौन सी चीज़ें आप सभी को लिखना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को कंप्लीट बताने वाला हूँ, साथ में सिखाने वाला हूँ, ठीक ना। तो प्यारे साथियों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देख लेना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, ठीक ना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लेना, ठीक ना। आइए समझते हैं बेरोजगारी की समस्या लिखते समय कौन कौन से पॉइंट आपको सभी को इसमें इंक्लूड करना है, सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक ना। यहाँ पे प्यारे साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो निबंध है बोर्ड के पेपर में पूछा गया है 2016 में, ठीक ना। यहाँ पे 2011 में भी पूछा गया है और 16 में। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो बोर्ड के पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक ना, अलग अलग कोड में। सबसे पहले यहाँ पे देखो कि ये जो निबंध होता है कई सारे नाम से पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखो बेरोजगारी की समस्या, ये तो पहला हेडिंग हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये भी नाम दे सकता है कि बेकारी और इसके कारण और निवारण, ये भी टॉपिक देख सकता है। या बेकारी एक अभिशाप, ठीक ना, ये भी एक टॉपिक का नाम है, जो कि सेम टू सेम इसी टॉपिक का नाम है बेरोजगारी, ठीक है। बेरोजगारी का समस्या और समाधान, कि भाई बेरोजगारी की कौन कौन सी समस्या और इसका हम समाधान कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हमें निबंध लिखना है, ठीक ना। आइए समझते हैं कि भाई इस निबंध को लिखते समय हमें कौन कौन सी टॉपिक को इंक्लूड करना है। तो सबसे पहले प्यारे साथियों, आप सभी को यहाँ पे एक रूपरेखा तैयार कर लेना है, ठीक ना। यहाँ पे एक रूपरेखा तैयार करना है। अब इसमें हम कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड करेंगे इसके बारे में हम यहाँ पे बता रखा है कि सबसे पहले हम प्रस्तावना को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद बेरोजगारी से तात्पर्य समझेंगे कि भाई बेरोजगारी का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, ठीक ना, ठीक है। अब इसके समस्या के कारण कौन कौन से होते हैं कि भाई ये जो बेरोजगारी है इसके कौन कौन से रीजन हो सकते हैं कि भाई इसके वजह से बेरोजगारी आ रही है, ठीक है। हम इस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आप सभी की इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, साथ में दिखाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, ठीक है। और प्यारे साथियों, इस वीडियो के एंड में हम सीखेंगे कि इस पूरे मतलब बेरोजगारी की समस्या का हम कंक्लूजन यानी कि इसका उपसंहार कैसे लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, हमारा 9 नंबर मिल जाएगा, ठीक ना। तो आज का जो हमारी वीडियो होने वाला है सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसी टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि हम निबंध लिखेंगे, तो ठीक है। अब आइए प्यारे साथियों, सबसे पहले हम यहाँ जो हमारा पहला हेडिंग है प्रस्तावना, हम इस प्रस्तावना वाले हेडिंग को हम सबसे पहले मतलब इस पर प्रकाश करते हैं, यहाँ इनकी ध्यान देते हैं। अब आइए प्रस्तावना में क्या लिखेंगे, कौन कौन सी लाइन लिखेंगे, कौन कौन सी बात लिखेंगे, इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो लिखा जा चुका है कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से ही हमारे देश में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा है, ठीक है। इनमें से कुछ समस्याओं का तो समाधान कर लिया गया है, किंतु कुछ समस्याएं निरंतर विकट रूप लेती जा रही है, ठीक है। इसमें बेरोजगारी की समस्या भी एक ऐसी समस्या है जहां हमारे यहाँ अनुमानतः लगभग 50 लाख व्यक्ति प्रति व्यक्ति बेरोजगारी की पंक्ति में खड़े हो जाते हैं। हमें शीघ्र ही ऐसे उपाय करने होंगे जिससे इस समस्या की तीव्र गति से रोका जा सके, ठीक है। तो हम इस प्रस्तावना में इतनी सारी बातें हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि भाई बेरोजगारी से तात्पर्य है, बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है कि जब व्यक्ति अपनी जीविका से उपार्जन के लिए या अपनी जीविका चलाने के लिए काम करने की इच्छा तो रखता है, योग्यता भी रखता है, परंतु उसे काम नहीं मिलता है, ठीक ना। हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारी क्या है, एक बेरोजगारी हमारे मतलब कि देश में पाई जा रही है। वहीं दूसरे और अल्प बेरोजगारी या मौसमी बेरोजगारी के रूप में भी इसे देखने को मिल सकता है, ठीक ना। अल्प तथा मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत या तो व्यक्ति को जो सामान्यतः 8 घंटे कार्य करना चाहता है लेकिन उसे काम 2 ही 3 घंटे मिल रहे हैं, 3 ही 4 महीने मिल रहे हैं, ठीक है। मतलब ऐसा कहने का सेंस क्या है कि इसे अल्प बेरोजगारी या मौसमी बेरोजगारी के नाम से जानते हैं, या प्रच्छन्न बेरोजगारी भी होती है, वो भी मैं आप सभी की इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाला हूँ, साथ में बताऊंगा, ठीक ना। तो प्यारे साथियों, प्रस्तावना में आप सभी को इतनी सारी बातें लिख देना है, ठीक है। इतना बात लिखने के बाद अब यहाँ पे जो हमारा अगला हेडिंग है वो है हमारा समस्या के कारण, कि भाई बेरोजगारी की समस्या का कौन कौन से रीजन है। सबसे पहले तो रीजन यहाँ पे ये है कि जनसंख्या में निरंतर वृद्धि,
ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आप सभी को भारत एक जनसंख्या विस्फोट में भी निबंध बता चुका हूँ। अगर आप अभी तक नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से विजिट करके देख लेना, ठीक ना। अब एक तो यहाँ पे रीज़न है कि भाई जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। अब जनसंख्या बढ़ जाएगी, आदमी को नौकरी नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि भाई बेरोजगारी ऑब्वियसली बढ़ती चली जाएगी। तो इसमें हम क्या लिखें कि बेरोजगारी का पहला और सबसे मुख्य जो कारण है वो है जनसंख्या में निरंतर वृद्धि का हो जाना, जबकि रिक्तियां की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ पाती है। भारत में जनसंख्या लगभग 2% वार्षिक की दर से बढ़ रही है, जिसके लिए 50 लाख व्यक्तियों को प्रतिवर्ष रोजगार देने की आवश्यकता है, जबकि रोजगार प्रतिवर्ष मात्र केवल 5 या 6 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिल पाता है। ये हमारा सबसे पहला रीज़न हो गया, ठीक है, कि भाई जनसंख्या वृद्धि, इससे हमारा क्या हो रहा है कि भाई हम क्या कर रहे हैं कि बेरोजगार हो रहे हैं। उसके बाद से दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि भाई हमारी शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है, जिसके कारण शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है और शिक्षित बेरोजगारों की संख्या भी क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ व्यवसाय प्रधान शिक्षा का अभाव है। हमारे स्कूल और कॉलेज केवल लिपिकों को पैदा करने वाले कारखानों मात्र बनाए गए हैं, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं हम जिस संस्था में पढ़ते हैं, जिस कोचिंग में पढ़ते हैं, जिस क्लास में पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई दोष है, ठीक है। हमें जिस प्रकार का शिक्षा मिलना चाहिए वो शिक्षा में कुछ ना कुछ कमी है, ठीक है। तो इसलिए ये भी हमारा एक अलग सा दोष हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, अगला हमारा दोष है कि लघु तथा कुटीर उद्योगों की अवनति, ठीक है। यानी कि बेरोजगारी में वृद्धि में लघु और कुटीर उद्योगों की अवनति का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में ही भारत के कुटीर उद्योग को पंगु बना दिया, इनकी मतलब कि खत्म कर दिया है, ठीक ना। इसलिए इन कामों में लगे श्रमिक धीरे धीरे इन उद्योगों को छोड़ रहे हैं। इससे भी बेरोजगारी की समस्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। इतने सारे बात यहाँ पे लिख देंगे, या आप चाहें तो एक दो और पॉइंट भी बना करके लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा गया है यंत्रीकरण और औद्योगिक क्रांति, इसमें भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको जितना मतलब कि ज़्यादा नहीं लिखना है, कम कम ही लिखना है, ठीक ना। अब अगला जो हमारा हेडिंग है वो है कि समस्या और समाधान, कि भाई इस मतलब कि बेरोजगारी की समस्या क्या है। सबसे पहले इस समस्या का हम समाधान खोजेंगे। भाई समस्या का ही समाधान हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम जनसंख्या पे कंट्रोल करके कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे कि वृद्धि पर कंट्रोल करके हम भाई जनसंख्या की बेरोजगारी को कम करने का सर्वप्रमुख उपाय जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना है। इसके लिए जन साधारण को छोटे परिवार की अच्छाइयों के लिए आकर्षित किया जाना चाहिए। ऐसा करने पर बेरोजगारी की बढ़ती गति में क्या हो जाना चाहिए, कमी आ जाएगी, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ठीक है, उसमें हम कमी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अगला हमारा जो रीजन वो समाधान ऐसे कर सकते हैं कि भाई शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन कर सकते हैं। जो भी हमें शिक्षा प्राप्त हो रहा है सरकारी स्कूल में या प्राइवेट में, उसमें हम कुछ ना कुछ सुधार कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अगला हमारा ऑप्शन है वो हम कर सकते हैं कि कुटीर और लघु उद्योगों का विकास करके हम यहाँ पे बेरोजगारी को रोक सकते हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे एम्प्लॉय हैं जो कि केवल ना केवल सरकारी या कहीं ना कहीं मतलब कि अदर लोगों पे डिपेंड है। तो ऐसा नहीं करना है, अपना सेल्फ का बिजनेस भी खोल सकते हैं, ठीक है। तो हम इससे क्या कर सकते हैं कि बेरोजगारी की समस्या को बचा सकते हैं, ठीक है। अगला हम ये कर सकते हैं कि भाई कृषि के सहायक उद्योग खोल सकते हैं। भाई कि जो भी हमारे मतलब कि खेती कर सकते हैं या कृषि से संबंधित गाय भैंस पाल सकते हैं। कोई भी मतलब यहाँ पे देखो बताया गया कि मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, दुग्ध व्यवसाय, बागवानी, मतलब कि इतने सारे विकल्प हैं, ठीक ना। इतने सारे विकल्प के माध्यम से हम बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं, दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं, ठीक ना। ऐसा काम कर सकते हैं। अब अगला जो हमारा ये टॉपिक है कि भाई निर्माण कार्यों में विस्तार कर सकते हैं, कि जो भी हम छोटा मोटा काम कर रहे हैं उसमें हम एक्सपेंड करें, बिजनेस को फैलाएं, तो भी हम लोगों को जोड़ें, कनेक्ट करें, ठीक है। इस माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इस बेरोजगारी को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब प्यारे साथियों, अब इस वीडियो का हम एंड में समझेंगे कि भाई अब इतने तो शायद हमने बता दिया आप सभी को। अब इस पूरे जनसंख्या जो ये हमारा ये बेरोजगारी है, अब इसका उपसंहार यानी कंक्लूजन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें ये लिखेंगे कि भाई संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि जन्म दर की कमी करके, शिक्षा का व्यवसायीकरण करके तथा देश के स्वायत्ती ढांचे और लघु उद्योग धंधों को प्रोत्साहन से ही बेरोजगारी की समस्या का अस्थायी समाधान संभव है। जब तक इस समस्या का उचित समाधान नहीं होगा तब तक समाज में न तो सुख शांति रहेगी और न ही राष्ट्र का व्यवस्थित और अनुशासित ढांचा खड़ा हो सकता है, ठीक है। अतः इस दिशा में प्रयत्न करके हम रोजगार बढ़ाने के स्रोत खोजे जाना चाहिए, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ नागरिक ही एक प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माणकर्ता होते हैं, ठीक है। तो प्यारे साथियों, अगर आप इस ढंग से पूरे ढंग से अगर आप लिखते हो, ठीक है,
तो बोर्ड के पेपर में आपका 9 में 9 नंबर मिल जाता है, ठीक है ना। 9 में 9 नंबर मिलेगा, एक भी नंबर कटेगा नहीं। प्यारे साथियों, बहुत से बच्चे निबंध लिख करके आते हैं, आप भी लिख करके आओगे। किसी को 9 में 7 नंबर मिलता है, किसी को 8 नंबर मिलता है, किसी को 6 मिलता है, किसी को निबंध में 5 नंबर मिलता है। लेकिन देखो, अगर आप इस ढंग से लिखोगे तो आपका 9 में 9 नंबर मिलेगा, मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगेगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर अभी तक सब नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ में सारे बेल आइकन भी हिट कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।